तो यार हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस स्पेशल इंटीग्रेशन वाले वीडियोस में। इसमें हम सारे के सारे हमारी पूरी सीरीज चल रही है, रेलिवेंट सवाल जो कि इंटीग्रेशन के हैं उनका वीडियोस डाल रहे हैं। और भाई सारे PYQs हैं, जैसा तुम देख सकते हो CBSE 2004 में ये सवाल आया है और NCERT में भी तुम्हें ये सवाल मिलेगा। ठीक है, तो भाई सारे रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि कोई सवाल यहीं वहीं हो जिससे तुम्हारा मतलब ना हो। तो भाई इस सवाल में क्या है, ये थोड़ा लेंदी जरूर हो सकता है, लेकिन यार ये सिंपल सवाल है। ठीक है, सवाल को लेंदी देख के ये मत सोचो कि ये हार्ड है। लेंदी सवाल हो सकता है बट हार्ड नहीं है। ठीक है, और यार इस तरह के सवाल तो मेरा विश्वास करो CBSE को बहुत अच्छे लगते हैं और आते ही रहते हैं। ठीक है, इस तरह का सवाल तुम्हें अपने पेपर में जरूर दिख सकता है, इसलिए अच्छे से इसको समझते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये 17th क्वेश्चन है और इससे पहले 16 क्वेश्चंस के वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, वो सारे के सारे CBSE के PYQs हैं और आप भाई उन्हें जाकर के देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, सब रेलिवेंट सवाल हैं। ठीक है, इसी तरह के और भी वीडियोस आएंगे, ऐसा नहीं है कि कारवां यही खत्म हो रहा है, नहीं, ऐसे ही वीडियोस आते ही रहेंगे मेरे भाई और तुम्हारी बहुत हेल्प होगी। इसलिए यार प्लीज़ जो भी मैं नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आ जाए, इसलिए यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, तुम्हारी बहुत मदद होगी। सारे रेलिवेंट सवाल हैं। ठीक है, तो यार आओ इसे कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। इसमें देखो क्या है, हमें इंटीग्रेट करना है साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स को। तो यार इस तरह के सवाल में जब भी साइन कॉस या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का कोई एंगल जो है वो एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए कुछ इस तरह का हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उस एंगल को टी के इक्वल पुट कर सकते हैं। जैसे कि इसी सवाल में देख लो, डिनोमिनेटर में साइन का एंगल x माइनस ए है, तो x माइनस ए को t के इक्वल पुट करो। ठीक है, अब x का डिफरेंशिएशन क्या होगा dx, और a तो कांस्टेंट है, a का डिफरेंशिएशन 0, t का dt, तो dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड तुमने पढ़ा होगा, उसी से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन टी, क्योंकि x माइनस ए की जगह t लिख सकते हैं और यहाँ पे कर दिया मैंने dx। अब देखो ध्यान से सुनो, अब यहाँ पर जो ये साइन x है इसको भी हम कुछ ऐसे लिखेंगे, कुछ t की फॉर्म में एंगल बन जाए, तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, t प्लस ए, तो क्या लिख देंगे, साइन ऑफ t प्लस ए अपॉन साइन टी, और t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो dt। ठीक है, अब भाई मैंने कुछ नहीं किया, नेक्स्ट स्टेप में मैंने केवल साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया है, जो कि तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा। क्या होता है, साइन ए कॉस डी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी साइन टी कॉस ए प्लस कॉस टी साइन ए, और डिनोमिनेटर में एज इट इज मैंने साइन टी लिख दिया और टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, दैट इज डी टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, साइन टी कॉस ए अपॉन साइन टी से साइन टी कैंसिल हो गया, प्लस में कॉस टी साइन ए अपॉन साइन टी डी टी। ठीक है, कुछ नहीं है भाई, कैंसिल वगैरह किया और कुछ है ही नहीं, कुछ ऐसा चीज़ है ही नहीं जो कॉम्प्लेक्स हो, बताने के लिए हो, जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, बच्चों वाली चीज़ है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो कॉस ए को अलग इंटीग्रेट कर लो और कॉस और ये कॉट टी डॉट साइन ए को अलग इंटीग्रेट कर लो। अब ये कॉट टी कहाँ से आया, तो ऊपर कॉस टी अपॉन साइन टी था ना, वहाँ से कॉट टी आया और डॉट में साइन ए है ही। ठीक है, तो मैंने अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, कहने का मतलब कॉस ए डी टी को सेपरेट इंटीग्रेट और कॉट टी साइन ए को अलग इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियोस में करता हूँ। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं लग रही होगी। ठीक है, अलग इंटीग्रेट साइन इसलिए लगाया कि ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अगर आप इकट्ठा कॉस ए प्लस कॉट टी डॉट साइन ए का इंटीग्रेशन करते तो कन्फ्यूज हो जाते, तो अलग अलग कर लो, तो एक एक करके हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, कॉस ए डी टी को इंटीग्रेट करना है। तो भाई कॉस का एंगल क्या है, ए, और इंटीग्रेट कर रहे हो डी टी के टर्म्स में, मतलब टी के टर्म्स में। ठीक है, तो भाई एक चीज़ समझो, ए एक कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, कोई भी मतलब कांस्टेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मानो कॉस 60, ठीक है, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। 1/2 तो कांस्टेंट है ना, तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन के टर्म से बाहर जाएगा। कहने का मतलब मैं मोटे मोटे तौर पर ये आपको बताना चाहता हूँ कि कॉस ए पूरा का पूरा एक कांस्टेंट टर्म है। ऐसा मत करना कि कॉस ए डी टी का इंटीग्रेशन तुम साइन ए कर दो, नहीं भाई, अगर कॉस टी होता, कॉस टी डी टी होता तो इंटीग्रेशन साइन टी हो जाता, लेकिन मेरे प्यारे भाई यहाँ पर कॉस ए डी टी लिखा है। ठीक है, तो साइन ए डी टी, साइन ए मत कर देना। ठीक है, कॉस ए पूरा पूरा कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन के टर्म से बाहर जाएगा। इंटीग्रेशन केवल किसका होगा, टी का। ठीक है, मतलब डी टी का, सॉरी, इंटीग्रेशन किसका होगा, केवल डी टी का, वो फाइनली अल्टीमेटली टी बनेगा, अभी नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर जब हम इंटीग्रेट करेंगे कॉट टी डॉट साइन ए डी टी का, तो इसमें जो साइन ए है ये भी कांस्टेंट है,
ठीक है, क्योंकि इसका एंगल देखो ए है और इंटीग्रेट कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो साइन ए भी कांस्टेंट है, उसे भी इंटीग्रेशन के टर्म से बाहर करो। जो भी चीज कांस्टेंट है उसे इंटीग्रेशन के टर्म से बाहर करना है। और ये चीज आपको पहचाननी है कि कैसे पहचाने, ये मत करना साइन ए का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ए कर दो ना मेरे भैया। अगर साइन टी होता तो इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होता, लेकिन साइन ए है तो इंटीग्रेशन के टर्म से बाहर करो, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट। इंटीग्रेशन किसका करोगे, कॉट टी डी टी। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहां पर मैंने जैसे बोला कॉस ए को बाहर रखो, डी टी का इंटीग्रेशन टी, नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर प्लस में साइन ए बाहर है ही। अब देखो कॉट टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, लॉग ऑफ मॉड साइन टी प्लस सी। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा है, क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स। अब यहाँ पे कॉट टी है तो लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स, ठीक है, प्लस सी। अब ये कितना हो गया, कॉस ए टी प्लस साइन ए लॉग ऑफ मॉड साइन टी प्लस सी। अब मैंने टी को ब्रैकेट में क्यों लिख दिया, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप टी को ये ना समझो कि वो कॉस का ही एंगल है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, टी अलग चीज है, कॉस ए अलग चीज है, साइन ए अलग चीज है, और लॉग ऑफ मॉड साइन टी अलग चीज है। देखो मैथ्स में जब इस तरह के कुछ एक्सप्रेशंस बनते हैं, इस तरह के कुछ सवाल बनते हैं, तो हमें यही समझ नहीं आता कि कौन एक साथ है, कौन अलग अलग है, कौन एक टर्म्स है, कौन अलग अलग टर्म्स है। तो वही बता रहा हूँ, कॉस ए अलग है, टी अलग है, साइन ए अलग है, और लॉग ऑफ मॉड साइन टी प्लस सी अलग है। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें क्या करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना। जो वो ब्रैकेट में टी लिखा था उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टी डॉट कॉस ए, उसका मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस ए में, और कुछ नहीं है। मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि टी को कॉस का एंगल मत समझ लेना, इसलिए मैंने टी डॉट कॉस ए लिख दिया। ठीक, प्लस में साइन ए लॉग ऑफ मॉड साइन टी प्लस सी। ठीक, अब यहाँ पे देखो तुम्हें क्या करना है, ध्यान से सुनो। यहाँ देखो शुरुआत में जब मैंने x माइनस ए को t के इक्वल पुट किया था, वो चीज़ तुमने देखी थी, तो मैं t को मतलब t की जगह दोबारा से अब x माइनस ए डाल सकता हूँ ना। तो वही चीज़ मैंने करी है, t की जगह अब x माइनस ए डाल दिया। तो ये मत पूछना कि ऐसे कैसे t की जगह x माइनस आ गया, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही t की जगह x माइनस ए डाला था। ठीक है, तो इस अब हम क्या कर सकते हैं, दोबारा उसी को पुट कर सकते हैं, t की जगह x माइनस ए डाल सकते हैं। डॉट में कॉस ए प्लस साइन ए लॉग ऑफ मॉड साइन ऑफ, वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी की है, t की जगह x माइनस ए डाला प्लस सी। ठीक, अब देखो क्या है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो मेरे भाई, x का मल्टीप्लाई कॉस ए में x कॉस ए, माइनस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए में माइनस ए कॉस ए, प्लस में साइन ए लॉग ऑफ मॉड साइन ऑफ x माइनस ए प्लस सी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन तक अगर तुम आंसर छोड़ देते हो तो बिल्कुल सही है, तुम्हें नंबर मिलेंगे। ठीक, ऐसा नहीं है कि ये आंसर गलत है, लेकिन जो बॉक्स में मैंने आंसर बंद किया है ये कुछ ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा परफेक्ट है। लेकिन अगर इससे ऊपर वाले स्टेप में भी तुम आंसर छोड़ देते हो मेरे भाई, तो कोई तुम्हारा गलत नहीं कर सकता। लेकिन जो बॉक्स में मैंने आंसर बंद करके लिखा है वो ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे है उसका। ठीक है, तो उसे समझ लेते हैं कि ये कैसे आया। अब देखो ध्यान से सुनो, एक्स कॉस ए प्लस साइन ए लॉग ऑफ मॉड साइन ऑफ एक्स माइनस ए, इसको मैंने एक साथ लिखा और फिर मैंने प्लस C1 लिखा। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो सुनो, C मेरा ऑलरेडी एक कांस्टेंट था। अब तुम ए कॉस ए को देखो, तुम्हें बॉक्स में बंद वाले एक्सप्रेशन में ए कॉस ए नहीं दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि भाई मेरे ए कॉस ए जो है वो कांस्टेंट है, इसमें कहीं एक्स का टर्म ही नहीं है, और जिनके साथ एक्स है वो वेरिएबल चीजें हैं। ठीक है, लेकिन ए कॉस ए पूरा कांस्टेंट रहेगा, एक सी ऑलरेडी कांस्टेंट था, तो इसलिए ए कॉस ए और सी जो ऑलरेडी प्रेजेंट था, इन दोनों को मिला करके हम इनकी जगह पर C1 लिख देंगे। इसीलिए मैंने ब्रैकेट में देखो लिख रखा है कि C1 का मतलब क्या है, ए कॉस ए प्लस सी। बात समझ में आई। ए कॉस ए को मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भाई मेरे ए कॉस ए पूरा कांस्टेंट टर्म है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि ए की वैल्यू 60 है, ठीक है, तो 60 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक, तो 1/2 इंटू 60 कितना हो गया, 30। तो पूरा कांस्टेंट टर्म बनाना मेरे भाई, तो इसलिए मैंने सी और ए कॉस ए को C1 लिख दिया। C1 का मतलब क्या है, ए कॉस ए प्लस सी। बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर तुम इससे ऊपर वाले स्टेप में भी आंसर छोड़ देते हो तो वो सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। तो भाई ओवरऑल सवाल मेरे भाई बहुत सिंपल था, केवल तुम्हें ये चीज़ जज करनी थी। और जैसा मैंने बताया कि अगर तुम्हें इस तरह का सवाल दिखे साइन कॉस या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन के अंदर तुम्हें ये x माइनस ए या x प्लस ए लिखा मिल जाए, तो तुम्हें उसे t के इक्वल पुट कर देना है और फिर आगे की कार्यवाही करनी है। बात समझ में आई। आगे ऐसे और भी सवाल हैं, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए करवाएंगे, और कोई ऐसे वैसे नहीं है, प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सवाल इंपॉर्टेंट है।
वो करवाएंगे जिससे तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि ऐसा होता है। ठीक है, तुम्हें बस ये चीज़ याद रखनी है, अगर कोई ऐसा एंगल लिखा है x माइनस ए एक्स प्लस ए, उसे बस टी के इक्वल पुट कर दो, बस फिर तो तुम्हारा सवाल होता ही जाएगा। फिर मैंने कुछ किया ही नहीं, सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला खोला, सिंप्लीफाई किया, इंटीग्रेशन के सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज लगाए और बस फिर आगे सिंप्लीफिकेशन किया। जरूरी नहीं है कि तुम बॉक्स में बंद आंसर के पीछे भाग रहे हो, नहीं, इससे ऊपर वाले स्टेप में भी तुम आंसर छोड़ सकते हो। ये बात मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं केवल एक एक चीज़ आंसर से मिलाएंगे। तुम्हारा ऊपर वाला आंसर भी ठीक है, बट ये थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाइड है, बस अंतर इतना है। ठीक है, तो यार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये सवाल कोई ऐसा नहीं था, फिर बता देता हूँ, सीबीएसई 2004 में आया हुआ सवाल था, एनसीईआरटी में ये सवाल था, और इसी तरह के सवाल आते हैं आगे के जो बोर्ड्स हुए हैं 2004 के बाद भी, उसमें भी ऐसे सवाल आए हैं। ठीक है, तो इसलिए भाई ये इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे ही रेलिवेंट सवाल हम डालते रहते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो यार आगे आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो वीडियो का, जो आगे वीडियोस अपलोड हो उनका, इसलिए भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपकी मदद हो, आप रेलिवेंट सवाल देख पाएँ। हमेशा रेलिवेंट सवाल लगाएं, इररेलिवेंट सवाल ना लगाएं, उससे आपका टाइम का वेस्टेज है। ठीक है, और जो सवाल आने हैं वो प्रैक्टिस नहीं हो पाते, तो वही सवाल लगाएं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जिनके आने की ज़्यादा चांसेस हैं, वही सवाल केवल लगाएं। ठीक है, तो यार पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे 18th सवाल के साथ नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, रेलिवेंट सवाल होगा। तब तक के लिए भाई स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, अभी से पढ़ें ताकि पेपर के टाइम पे बिल्कुल भी प्रेशर ना हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और भाई सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना।